हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में हम HTML के प्रोजेक्ट सीखने वाले हैं, तो लेकर आ चुका हूँ मैं वो वीडियो जिसमें हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लस एक पेमेंट फॉर्म प्लस एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। अब ये लैंडिंग पेज क्या है? अगर किसी बंदे को ये लैंडिंग पेज नहीं पता क्या होता है, तो जब भी हम किसी वेबसाइट पर लैंड करते हैं तो जो हमें पहला पेज शो होता है उसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिजाइनिंग पार्ट पे फोकस नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, क्रोम से एक टेम्पलेट उठाएंगे जिसकी वजह से आपको इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास वेबसाइट रेडी है, आपको बस उसका लेआउट बना के दिखाना है। डिजाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों ही एक अलग फील्ड है। जब भी आप एक कंपनी के अंदर जाते हैं एज अ डेवलपर या एज अ डिजाइनर जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट की टीम अलग होती है और डिजाइनर की टीम अलग होती है। अगर आप एक डिजाइनर भी है और डेवलपर भी है तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये वीडियो सिर्फ उन बंदों के लिए यूजफुल है जिन्होंने HTML अभी सीखी है और उसका लेआउट बनाना सीखना चाहते हैं। अगर आपको HTML नहीं आती या आप उसको एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं या आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है HTML के अंदर, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने HTML के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको उतना सब कुछ सिखाया है जितने एक HTML प्रोग्रामर को वेबसाइट का लेआउट बनाने में जरूरत होती है। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आता हूँ अपने क्रोम पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक वेबसाइट का टेम्पलेट ऑलरेडी अपने टैब पर खोल के बैठा हूँ। तो इसी वेबसाइट का आज हम लेआउट बनाने वाले हैं। हम डिजाइनिंग पार्ट पर फोकस नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ लेआउट बना रहे होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म और एक पेमेंट फॉर्म, उन दोनों का ही एक टेम्पलेट ले लूंगा। तो मैं खोलूंगा एक नया टैब और लिखूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म टेम्पलेट, जिसके अंदर एक अच्छा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म का टेम्पलेट देख लूंगा। तो कौन सा टेम्पलेट लिया जाए? तो हम एक काम करते हैं, अभी एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म का टेम्पलेट ले लेते हैं। CSS में हम और भी अच्छी तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म को बनाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का टेम्पलेट है जिसको अभी हम बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, एक पेमेंट फॉर्म का भी टेम्पलेट ले लेता हूँ। तो हमें एक ऐसा फॉर्म चाहिए जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हो, नाम वगैरह, कार्ड डिटेल्स और CVV। तो एक काम करते हैं, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मुझे सारी डिटेल्स लग रही है। तो एक काम करेंगे, हम इस पार्ट को छोड़ देंगे और जो अपने लेफ्ट हैंड साइड का है ना, ये पूरा पेमेंट फॉर्म बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस टैब को कर दूंगा मैं बंद और आऊँगा अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर आने के बाद मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा और लिखूँगा प्रोजेक्ट्स ऑफ HTML। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कोड मिल जाएगा और आप उससे अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने VS कोड के अंदर इस फोल्डर को खोल लूँगा। अगर आप में ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ से आप VS कोड को खोल सकते हैं तो आप खोल लो, नहीं तो आप VS कोड पर जाकर भी खोल सकते हो। तो जैसे कि ये मेरा फोल्डर खुल चुका है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म .html। तो यहाँ पर मेरी कॉन्टैक्ट फॉर्म .html फाइल बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अपने HTML का स्ट्रक्चर लाना है। HTML का स्ट्रक्चर लाने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फाइल को अपने लाइव सर्वर पर खोल लूँगा। अब ये मेरी जो फाइल है लाइव सर्वर पर खुल चुकी है और मैं आऊँगा अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पर। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब देखो, हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, एक हेडिंग दिख रही है कॉन्टैक्ट अस की। तो मैं अपने VS कोड पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा H1। मैंने आपको बताया था H1 जो है हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपको नहीं पता या आपको नहीं समझ आ रही कि ये कौन से टैग है या किस लिए यूज़ होते हैं, तो आप ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी HTML सीख सकते हैं। 1.5 घंटे की वीडियो है, मैं आपको 10-10 मिनट के कोर्स नहीं दिखाऊंगा, आप एक वीडियो के अंदर ही सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, कॉन्टैक्ट अस। तो मैं इसको क्या करता हूँ यार, दोनों को एक साथ खोल लेता हूँ। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को बंद कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, अब हमें सबसे पहला इनपुट एलिमेंट लिख रहा है नेम प्लस में अपना एक इनपुट एलिमेंट। तो इसको लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लेबल का यूज़ करूँगा। लेबल 4 का हम यूज़ करेंगे। लेबल 4 के यूज़ से क्या होता है, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
तब तो हमारा कर्सर इनपुट एलिमेंट में आएगा ही आएगा, लेकिन जब हम नेम पर क्लिक करेंगे तब भी वो उस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट बनाएंगे जिसका टाइप टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे इसको आईडी भी देनी है। आईडी देने के लिए हम VS कोड में क्या कर सकते हैं, या तो हम हैशटैग करके यहाँ पे आईडी का नाम लिख दे, नेम, तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। नहीं तो आप इस टैग के अंदर जाकर भी अपनी आईडी दे सकते हो। तो नेम में क्या आता है, नेम में वो चीज़ आती है जो हमारे डाटाबेस में जाकर स्टोर होगी। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ नेम। अब लेबल फॉर और ये आईडी सेम होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। तो अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट पर आऊँ तो ये देखो मेरा कॉन्टैक्ट जनरेट हो चुका है और मेरा इनपुट एलिमेंट भी हो चुका है जहाँ पर मैं अपने नाम लिख सकता हूँ। अब जैसे मैं नेम पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये कर्सर ले आएगा। यार एक काम करता हूँ, मैं नेम के आगे थोड़ा सा स्पेस देके कोलन लगा देता हूँ। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक ईमेल लगानी है। ईमेल लगाने के लिए मैं फिर से क्या करूँगा, एंटर मारूँगा, लेबल का यूज़ करूँगा। लेबल का यूज़ करने से पहले मैं एक इनपुट टैग लगा लूँगा जिसका टाइप ईमेल होगा और उसकी जो आईडी होगी, मैंने बोला ना हैशटैग करके अगर मैं आईडी लगाऊँ तो मेरी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी VS कोड में। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, टैग के अंदर जाकर भी आईडी को लिख सकते हो। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, वैसे भी लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये कर दिया, अब देखो आईडी इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी। आईडी में मैं लिख देता हूँ ईमेल, और नेम में भी मैं एक काम करता हूँ, नेम में भी मैं लिख देता हूँ ईमेल, कि भाई डाटाबेस में भी ईमेल के नाम से स्टोर हो जाए। अच्छा, अब लेबल 4 में मैं क्या करूँगा, इसकी आईडी लिखूँगा ईमेल, और यहाँ पर जो है ईमेल। अब हम डॉक्यूमेंट पर आएंगे तो ये हमारा ईमेल बन चुका है। अब यार इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में तो ये अगली लाइन में आ रहा है, लेकिन जो है हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म में ये इसी लाइन में आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इनपुट एलिमेंट है ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। तो इनलाइन एलिमेंट साथ साथ चिपक जाते हैं, ये उतना ही स्पेस लेते हैं जितनी इनको ज़रूरत है। अब यार अगर आपको इनलाइन एलिमेंट का नहीं पता तो इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी उनको जरूरत है, और एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, वो विड्थ में तो 100% स्पेस ले लेंगे। अगर ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तो ये क्या करता है, ये पूरी स्पेस ले लेता विड्थ में, और इस एलिमेंट को बोलता कि भाई तू आगे लग, मेरी विड्थ की फुल स्पेस है। तो हाइट में उतनी स्पेस लेता जितनी उसको ज़रूरत है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये अगली लाइन में लगाना है तो मैंने आपको बताया था एक BR टैग यूज़ होता है जो यूज़ होता है खाली लाइन देने के लिए। अब ये चिपक गया, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक और BR टैग दे सकता हूँ। हाँ भाई अब ठीक लग रहा है ये। तो अब मुझे क्या देना है, कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं क्या करूँगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करने के लिए मैं इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, नेम की जगह रखूँगा नंबर, आईडी दे दूँगा कॉन्टैक्ट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे नेम और आईडी सेम देनी है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ यार। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट, और इसको भी मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट, और साथ ही साथ मुझे इसका टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर में तो नंबर आने चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका टाइप नंबर कर दूँगा। उसके बाद क्या है, अपनी वेबसाइट। वेबसाइट में क्या आएगा, URL। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट, और उसका जो टाइप है वो दे दूँगा URL। URL देते ही अपना नेम रखूँगा, तो नेम में लिखूँगा वेबसाइट एड्रेस, क्योंकि भाई कल को मुझे इस डाटाबेस में समझ भी तो आना चाहिए ना ये मैंने किस चीज़ के लिए इनपुट एलिमेंट दिया था। और आईडी में मैं दे दूँगा URL। वैसे ही मैं लेबल का यूज़ करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं URL, और यहाँ पर लिखूँगा मैं वेबसाइट कोलन। ठीक है, इतना हमारा अब फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट पर जाकर दिखाऊं तो ये देखो, लेकिन एक दिक्कत आ गई, ये ईमेल के साथ चिपक रहा है, तो मुझे BR टैग को भी 2 बार कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे। ये अब ठीक है भाई, अब ठीक लग रहा है, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। डिज़ाइनिंग पार्ट से ये और भी अच्छा होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे के ऐसे चिपका दोगे अपने क्लाइंट को वेबसाइट, अभी CSS रहती है, लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए यूज़फुल है जो HTML सीख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पर जाते हैं और देखते हैं मैसेज। ठीक है, तो इतना बड़ा टेक्स्ट एरिया कैसे लाए, मुंह से ही निकाल दिया टेक्स्ट एरिया, तो मतलब यार टेक्स्ट एरिया का ही टैग यूज़ होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं BR टैग का यूज़ करूँगा 2 बार, क्योंकि मुझे तो स्पेस देना है ना, अगली लाइन में कुछ आना है ना। अब यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया का यूज़ करूँगा। टेक्स्ट लिखते ही VS कोड ने मेरे लिए ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एरिया जनरेट कर दिया। अब मुझे इसको ऐसा नेम देना पड़ेगा जो मुझे याद रहे, कि डाटाबेस में जब ये स्टोर होए तो मुझे पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने दे दिया मैसेज।
अब यार मैं आपको बताता हूँ ये डाटाबेस में कैसे स्टोर होगा। मैसेज, और यहाँ पर अपना मैसेज स्टोर कर देगा। अब जैसे आपने कोलन लगाया था तो कोलन, उसके बाद आपका ये ऐसे मैसेज स्टोर कर देगा। तो ऐसे कुछ आपका डाटाबेस में जाकर ये स्टोर होएगा। तो ठीक है भाई, अब जो टेक्स्ट एरिया है, अब देखो मुझे ये जो रोज़ है, रोज़ जो है वो ज़्यादा दिख रही है, लेकिन कॉलम्स भी इक्वली दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 60 कर देता हूँ और इसको भी 60 कर देता हूँ। और 60 करके जब मैं अपने डॉक्यूमेंट पर आऊँगा, यार ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसको छोटा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉलम को दे दूँगा 60 ही ठीक लग रहा है मुझे। और मैं रो को क्या करूँगा, रो को दे दूँगा मैं 30। अब देखते कैसा लग रहा है। अब लग तो ठीक रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हो गया। 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इसके लिए भी मुझे लेबल टैग देना पड़ेगा। 4 में क्या दूंगा, आईडी तो मैंने इसमें कुछ दी नहीं, तो आईडी में मैं इसको दोबारा से मैसेज दे देता हूँ। यहाँ पर भी मैसेज दे देता हूँ। अब ये हम आईडी, ये नेम क्यों लिख रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको समझ आता जाएगा कि ये आईडी और नेम हम क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ मैसेज स्पेस कोलन। अब ठीक है भाई, अब ये बिल्कुल ठीक एंड परफेक्ट लेआउट बन चुका है। अभी भी कोई चीज़ रह तो नहीं गई, एक सबमिट बटन रह गया। तो सबमिट बटन लगाने के लिए मैंने आपको बोला था कि बहुत तरीके होते हैं बटन को लगाने के लिए। या तो आप क्या कर सकते हो, बटन टैग लगा सकते हो और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सबमिट। जैसे ही आप ये लिखोगे ना, देखो आपका ऑटोमेटिकली सबमिट बटन जनरेट हो गया। या BR दबा के इसको अगली लाइन में ला सकते हो, ये देखो। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना, मज़ा नहीं आया यार ऐसे करने में, तो एक और तरीका है मज़ा लेने के लिए, इनपुट कोलन सबमिट। और सबमिट करते ही जो आपका टाइप है वो सबमिट हो जाएगा, मतलब ये बटन सबमिट करेगा इस फॉर्म को। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू में बटन का नाम आएगा, तो नाम क्या होगा, सबमिट। ठीक है, तो ये देखो अब हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का फुल लेआउट बन चुका है, जो हमने टेम्पलेट लिया था, और बिल्कुल परफेक्ट लेआउट बन चुका है। और थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा है यार, ऐसी बात भी नहीं है कि ये बुरा लग रहा है। लेकिन हाँ, CSS इंपॉर्टेंट है, CSS ज़रूरी है। तो CSS से ये जितना सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म लग रहा है ना, एक नेक्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो, जो हम आगे बनाने वाले हैं। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म ख़त्म होता है और अब हम चलते हैं अपने पेमेंट फॉर्म पर। तो पेमेंट फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने इस लाइव सर्वर को बंद करना पड़ेगा। और मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले टैब को भी बंद कर देता हूँ और साथ ही साथ अपने इस डॉक्यूमेंट को भी बंद कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो फॉर्म है, मुझे इस फॉर्म का लेआउट बनाना है। अब मैं कैसे बनाऊँगा वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी इस फाइल को बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे ये आपको कोड देना है, तो मैं इसलिए एक अलग फाइल बना रहा हूँ, पेमेंट फॉर्म .html। दोबारा से मुझे अपने HTML का स्ट्रक्चर लिखना है, एक्सक्लेमेशन प्लस एंटर। आई होप अब तो आपको याद हो गया होगा। तो अब मुझे क्या करना है, अपना पेमेंट फॉर्म बनाना है। दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, राइट में स्नैप कर देता हूँ और अपने इस पेमेंट वाले फोल्डर को बंद कर देता हूँ। Alt+Z से आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को रैप कर सकते हो, जैसे मैंने कर लिया। तो अब देखो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया बिलिंग एड्रेस। अब यार जब भी आप वेबसाइट बनाते हो ना, आपको ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली वेबसाइट बनाने लग जाओ और साथ ही साथ आप डिज़ाइनिंग करोगे, ये एक गलत प्रैक्टिस है। अगर आप एक डिज़ाइनर हो ना, तो बहुत सारे ऐप आते हैं जिससे आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर जाना है और वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। उसके बाद आपको वेबसाइट स्टार्ट करनी है। जितना टाइम आप बनाने में लोगे, उसके बाद आप सोचोगे, डिज़ाइन करोगे, उससे कम ही टाइम लगेगा वहाँ पे। यार आप 1-2 घंटा दे लो ना डिज़ाइन में, लेकिन जब आप डिज़ाइनिंग प्लस डेवलपमेंट करते हो ना, आपका ही दिमाग ख़राब हो रहा होता है यार कि ये कलर अच्छा लग रहा है, फिर कभी आप दोस्तों से पूछ रहे हो, कभी आप किसी से पूछ रहे हो। तो आई होप आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ एक अच्छी प्रैक्टिस। सबसे पहले आप वेबसाइट का डिज़ाइन बना लो। अब यार ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये चीज़ मैं आपको CSS में बताने वाला हूँ। तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हेडिंग दूंगा। देखो हेडिंग है ना, बिलिंग एड्रेस, तो सबसे पहले मैं दूंगा हेडिंग H1 बिलिंग एड्रेस। मैं अपने लाइव सर्वर को खोल लूँगा और देखो मैं ब्राउज़र पर लाइव आ चुका हूँ। ब्राउज़र पर लाइव आने के बाद देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है और उसके बाद मुझे अपना इनपुट एलिमेंट डालना है। अब यार मैं क्या कर रहा था, जब मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहा था तो फर्स्ट नेम के साथ ही मेरा इनपुट एलिमेंट आ रहा था, लेकिन अब की बार मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम के नीचे इनपुट एलिमेंट आए। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेबल का।
लेबल का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर आईडी लिखूंगा। अभी मैंने इनपुट एलिमेंट की आईडी नहीं लिखी, लेकिन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, जो मैं वहाँ पर सेम कर दूंगा। तो मैंने लिखा फर्स्ट नेम की आईडी, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं दे दूंगा कोलन, और यहाँ पर मैं दे दूंगा स्पेस। अब देखो मैं यहाँ पर br टैग दे दूंगा, क्योंकि लेबल जो है ये टैग भी अपना एक इनलाइन एलिमेंट है। और अब मैं क्या करूँगा, एक इनपुट एलिमेंट दूंगा जिसका टाइप टेक्स्ट होगा और जिसकी आईडी क्या होगी, फर्स्ट नेम, और एंटर मार दूंगा। ये देखो मेरा इनपुट एलिमेंट रेडी है। जब मैं डॉक्यूमेंट पर आऊँगा तो आप देख सकते हो मेरा पेमेंट फॉर्म रेडी है। लेकिन यार अभी ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को देखने से, क्योंकि ये चिपके चिपके से नज़र आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको br टैग दे देता हूँ, और फर्स्ट नेम के जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी और नीचे लिख दूँगा लास्ट नेम। लास्ट नेम के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट की जगह करूँगा लास्ट, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा लास्ट, और अपना यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा लास्ट। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा लास्ट नेम और मेरा इनपुट एलिमेंट आ चुका है। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, दिक्कत ये हुई कि ये भी एक इनपुट एलिमेंट है और ये भी एक इनपुट एलिमेंट है। इन दोनों ने क्या कोशिश करी कि मैं साथ ही आ जाऊँ, लेकिन ये जब साथ आने की कोशिश करी, इस इनपुट एलिमेंट ने लास्ट नेम के साथ आने की कोशिश करी, तो हमने क्या यूज़ कर दिया, 2 br टैग। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना पहला इनपुट एलिमेंट है उसके बाद भी br टैग देना पड़ेगा। अब देखो, अब हुई ना बात, अब आना अच्छे से। दोबारा से मैं br टैग दे दूंगा, जिससे ये थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा डिफरेंट भी लगे कि हाँ भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये अलग अलग है। और अब इन दोनों में ना स्पेसेस इक्वल लग रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और बार br टैग दे सकता हूँ। तो अब ठीक है, अब फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। या मैं क्या कर दूँ, एक br टैग को कम कर देता हूँ यार, तो अब फिर चिपक गए। चलो ठीक है यार, जैसा है अपना br टैग दोबारा ही दे देता हूँ, और इस चीज़ को हम अपने CSS में एक नेक्स्ट लेवल पेमेंट फॉर्म बनाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, अपने पेमेंट फॉर्म पर जाऊँगा और देखूँगा लास्ट नेम के बाद क्या है, यूज़र नेम। यूज़र नेम लिखना है और साथ में मुझे @ लगाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसी को ऐसे के ऐसे कॉपी करूँगा। ऐसे कॉपी नहीं करूँगा, मैं ऐसे कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे br टैग भी लगाना है। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद देखो आईडी क्या चाहिए मुझे, यूज़र नेम की। अब यार मैं नेम नहीं लिख रहा, क्योंकि ये चीज़ हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि अभी यार मुझे नहीं लगता इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है और लिखने का कुछ फ़ायदा है। बाकी आपको प्रैक्टिस हो ही चुकी है, मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ पर यूज़ होगा। आई डोंट थिंक जब आप CSS भी कर रहे होगे तो आप इसको लिख रहे होगे। हाँ, जब आप बैक एंड से फॉर्म को सबमिट कर रहे होगे तब आपको इसका यूज़ पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, लास्ट नेम की जगह लिखते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, p टैग लगा देते हैं, जिसके अंदर हम @ को डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और देखेंगे ये @ लग चुका है, यूज़र नेम लग चुका है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो a है ना, तो ये जो a है ना, ये अपना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। पैराग्राफ जो होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो इसको मुझे इनलाइन बनाना है। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ तो नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्पैन टैग का यूज़ करूँगा। अब जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उनको पक्का पता होगा कि स्पैन टैग किस लिए यूज़ होता है। और मैं यहाँ पे दे दूँगा @ तो ये देखो ये आ गया ना, बिल्कुल सही। अब मैं गया अपने दोबारा से पेमेंट फॉर्म पे, लेकिन यार ये जो @ है इस यूज़र नेम के साथ थोड़ी है, इस यूज़र नेम के साथ है। और ये एक नई चीज़ क्या आ गई, इनपुट एलिमेंट के अंदर एक डेमो टेक्स्ट, ये कैसे यूज़ हुआ यार। तो ये चीज़ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में नहीं बताई थी, जो मैं अब बताने वाला हूँ। तो अगर आपको अपने इनपुट एलिमेंट के अंदर डेमो टेक्स्ट यूज़ करना है, सबसे पहले तो मैं इस @ को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं अब क्या करूँगा, इनपुट टाइप की जगह सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट, क्योंकि मुझे यूज़र नेम भरना है। वहाँ पे मैं नंबर भी भर सकता हूँ, अल्फ़ाबेट्स भी भर सकता हूँ, कुछ भी भर सकता हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने कर दिया टेक्स्ट, नेम को मैंने खाली छोड़ दिया, या आप लिख लो यार यूज़र नेम लिख लो। और उसके बाद आईडी में भी मैंने यूज़र नेम लिख दिया। तो अब मुझे इनपुट एलिमेंट के अंदर डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से क्या होगा, मेरे इनपुट एलिमेंट के अंदर डेमो टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यूज़र नेम, ये देखो आ गया ना। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अपने स्पैन टैग का यूज़ कर दूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, @। अब देखो अब बिल्कुल सही लग रहा है यार, यहाँ पे स्पेस दे दूँगा, अब और भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं CSS से बिल्कुल ऐसे के ऐसा भी बना सकता हूँ मैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ। यहाँ पर क्या है, अब एड्रेस,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपना लेबल 4 का यूज़ करेंगे। 4 के अंदर हम डालेंगे एड्रेस 1 और एड्रेस में ADD आता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इनपुट एलिमेंट देंगे जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। नेम देंगे एड्रेस 1 और अपनी आईडी देंगे एड्रेस 1। एड्रेस 1 देने के बाद दोबारा से मैंने डी की गलती करी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो मेरा ये भी कंप्लीट हो चुका है। लेबल के बाद मैं BR टैग देना भूल गया और मैं यूज़र नेम के बाद भी BR टैग देना भूल गया। इतने भुलक्कड़ मैं कैसे हो सकता हूँ, आई डोंट नो, सोचूंगा इसके ऊपर। तो उसके बाद एड्रेस 1 तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एड्रेस 1 लिखना भी तो पड़ेगा ना, एड्रेस। अब मैंने स्पेस लगाया, कोलन लगा दिया। अब मैं जब डॉक्यूमेंट पर आऊँगा, यार ये पता नहीं क्या दुश्मनी है डी से, तो अब मैं डॉक्यूमेंट पर आऊँगा तो ये देखो, ये मेरा एड्रेस और ये मेरा इनपुट एलिमेंट, लेकिन इसमें स्पेस ज़्यादा क्यों दिख रहा है इनके मुकाबले। ओ सॉरी, गलती से मैंने 3 BR टैग दे दिए। तो अब ठीक है भाई, अब अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एड्रेस भी ठीक है, अब मुझे क्या लगाना है, एड्रेस 2। तो एड्रेस 2 को लगाने के लिए मैं इसको ऐसे के ऐसे ही कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा और एड्रेस 1 की जगह कर दूँगा मैं 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। बस हो गया मेरा काम, इतना ही था। यहाँ पर मैं BR लगा दूँगा, फिर से BR लगा दूँगा, फिर से BR लगा दूँगा, मेरे 3 BR आ जाएंगे और टैब दबाते ही मेरा इंडेंट आ जाएगा। अगर आपका कोड अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हो, आपका कोड जो है फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखो, आपका कोड फॉर्मेट हो चुका है। अभी इसके अंदर ज़्यादा इंडेंट्स नहीं थे, इसलिए कुछ खास फर्क नहीं आया। अब हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस 2 के बाद एड्रेस 2 में एक ऑप्शनल और था, इस ऑप्शनल को मैं कैसे लगाऊं। अब पैराग्राफ में यूज़ कर नहीं सकता, मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्पैन टैग का। किस लिए स्पैन टैग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट है और एड्रेस 2 के साथ ही आ जाएगा। उसके पहले मुझे इस एड्रेस के साथ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं भूल गया लगाना, और ऑप्शनल का यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट पर आऊँ तो ये देखो, ये रहा अपना एड्रेस 2 और ये रहा अपना एड्रेस। अब इसको बार बार डॉक्यूमेंट बोलना ना अच्छा नहीं है, तो इस डॉक्यूमेंट का जो है मुझे टाइटल चेंज करना पड़ेगा। टाइटल आई होप आप सबको पता है किस लिए यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ होता है। तो टाइटल में मैं क्या करूँगा, पेमेंट फॉर्म मेड बाय गौरव, और यहाँ पर आप अपना अपना नाम लिख लेना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एड्रेस 2 बनाने के बाद हम आएंगे अपने पेमेंट फॉर्म पे और देखेंगे अब क्या चीज़ रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, कंट्री है। अब ये चीज़ कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले अब यहाँ पर मुझे लेबल 4 की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है भाई, आ रहा है भाई, ये आ रहा है, तो मुझे लेबल 4 लगाना पड़ेगा। लेबल 4 के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कंट्री। कंट्री के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्री, यहाँ पर लगाऊँगा C। उससे पहले मुझे यहाँ पर BR टैग यूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से देखते जाओ अब यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको देखते रहोगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि हो क्या रहा है। तो फिर से मैंने एक BR टैग दिया, थोड़ा सा स्पेस आ गया जो अभी आपको नहीं दिख रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट टैग दूंगा। सिलेक्ट टैग में मैं नेम नहीं दे रहा कुछ भी, और मैं ID भी नहीं दे रहा। अब इसमें क्या करूँगा, मैं ऑप्शन दूंगा। अब जो मेरा पेमेंट फॉर्म था उसमें एक ही ऑप्शन था, तो मैं एक ही ऑप्शन दूंगा। आप और ऑप्शन दे सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, और आऊँगा अपने पेमेंट फॉर्म पर, तो ये देखो ये आ चुका है, ये कंट्री अपनी और ये यूनाइटेड स्टेट्स। और लेबल 4 में जो मेरी ID है मुझे देनी पड़ेगी यहाँ पे COUNTRY। तो यहाँ पर इतना काम मेरा पेमेंट फॉर्म में हो चुका है। अब मैं दोबारा आऊँ पेमेंट फॉर्म में, तो देखो क्या रह गया, कंट्री कंप्लीट हो चुकी है, अब रह चुका है स्टेट। स्टेट को भी करने के लिए मैं ऐसे के ऐसे इसको कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा और कंट्री की जगह लिखूँगा स्टेट्स। स्टेट्स एंड स्टेट्स के बाद मुझे यहाँ पर ID दोबारा से स्टेट्स देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 4 में ID दी है स्टेट्स। तो यहाँ पर स्टेट्स, ऑप्शन वैल्यू क्या होगी, कैलिफोर्निया।
और यहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स की जगह मैं स्टेट में क्या कर दूंगा, कैलिफोर्निया। लेकिन हम क्या करते हैं, दिल्ली रख देते हैं, इंडिया में रहते हैं यार, तो अपनी इंडिया की सिटी लिखेंगे ना, क्या जाता है हमारा। और यूनाइटेड स्टेट्स की जगह भी दिल्ली, ठीक है। तो अपना ये काम भी अब हो चुका है। अब यार स्टेट अब यार स्टेट और कंट्री तो सेम नहीं हो सकती ना, तो ठीक है आप इसको अवॉइड करना, नहीं तो यार मैं क्या करता हूँ, दिल्ली की जगह इंडिया कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब ये काम हो चुका है। अब मैं अपने पेमेंट फॉर्म पे आऊँ और देखो कितना कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेट्स चिपक गया भाई इंडिया के साथ, इसको छुड़वाओ छुड़वाओ छुड़वाओ, बीआर टैग का यूज़ करो। और बीआर टैग का यूज़ करते ही स्टेट्स भी छूट चुका है उसके चंगुल से, पकड़ लिया था बताओ इंडिया ने। तो चलो अपने इस पर आते हैं और जिप का यूज़ करते हैं। जिप क्या होता है, पिन कोड। तो पिन कोड को लगाने के लिए पहले 3 बार बीआर टैग। अब मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, जबकि मैं ईजिली बीआर इंटू 3 करके भी 3 बीआर टैग लगा सकता हूँ। तो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेबल 4 का यूज़ करूँगा। 4 में क्या लिखूँगा, पिन कोड। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, पिन कोड स्पेस कोलन, इसको पी को बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा इनपुट, और यहाँ पर लिखूँगा नंबर, क्योंकि मेरे जो पिन कोड है उसके अंदर तो नंबर आना चाहिए ना। और नेम में मैं क्या लिखूँगा, पिन कोड, और आईडी में भी मैं लिखूँगा पिन कोड। अब ऐसा नहीं है आईडी और नेम सेम होने चाहिए, दोबारा बता रहा हूँ, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन ये आईडी और जो 4 के अंदर आने वाला है ये दोनों सेम होने चाहिए। अब अपना पिन कोड भी हो चुका है। पिन कोड के बाद मुझे यहाँ पर बीआर टैग देने पड़ेंगे 2, और बीआर टैग, एक बीआर को नीचे ले आता हूँ। और अब क्या करता हूँ, यहाँ पर भी 3 बीआर टैग देता हूँ स्पेस देने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगे यार। बेशक HTML बना रहे हैं बिना CSS के, लेकिन वो भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, ये हमारी वेबसाइट डेवलपर की प्रथा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहे हैं। 2 चेक बॉक्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा सी चेक, सॉरी सबसे पहले इनपुट और कोलन चेक बॉक्स। दोबारा से मैं इसको एक और बार दे दूंगा, मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। चेक बॉक्स, और देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा, अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्पैन टैग का, जो इसी के आगे आ जाए। शिपिंग एड्रेस इज़ द सेम एज माई बिलिंग एड्रेस। यार इस डी से मेरी पता नहीं यार क्या दुश्मनी है, ये डी मैं बार बार छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा से एक स्पैन टैग का यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं उसकी नेक्स्ट लाइन लिखूँगा, सेव दिस इंफॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगर अब मैं अपने पेमेंट फॉर्म पर आऊँ और देखूँ, तो देखो ये मेरा पिन कोड और ये मेरा चेक बॉक्स, लेकिन ये चिपक गए साथ में। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बीआर टैग का यूज़ करूँगा। 2 बीआर टैग का यूज़ कर देता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा दिखे, और नीचे भी 3 बीआर टैग का यूज़ कर देता हूँ जिससे थोड़ी स्पेस बन जाए पेमेंट फॉर्म में। तो ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब हमारी आएगी कार्ड की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लेबल 4 को पकड़ के लाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लेबल 4 को ले लेता हूँ और यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मुझे सबसे पहले नेम ऑन कार्ड लिखना है। यहाँ पर क्या करूँगा, नेम ऑन कार्ड, ये बिल्कुल ठीक है। आईडी में क्या लिखूँगा, कार्ड नेम, और यहाँ पर भी मैं आईडी में क्या लिखूँगा, कार्ड नेम। हमारा टाइप अब की बार भी टेक्स्ट रहेगा। और मैं क्या करूँगा, ये मेरा हो चुका है, ठीक है, आईडी भी ठीक है। अब मैं आया जब अपने पेमेंट फॉर्म पे, तो ठीक है, नेम ऑन कार्ड, और अब मैं यहाँ पे कार्ड का नेम लिख सकता हूँ। उसके बाद अब यार हम यहाँ पे ना सिलेक्ट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि हमें पता ही है कितने टाइप के कार्ड होते हैं, रूपा होता है, वीज़ा होता है, और भी बहुत टाइप के कार्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते थे। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से Ctrl+V मारूंगा जो मैंने पेस्ट किया था, और मैं यहाँ पर लिखूँगा अब अगली इन्फॉर्मेशन जो है एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में ना हमें डेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे एक्सपायरी कार्ड,
यहाँ पर भी मैं आईडी लिख देता हूँ, एक्सपायरी कार्ड टाइम लिख देता हूँ यार, ऐसे थोड़ी पता लग रहा है कि ये क्या है। और उसके बाद लास्ट नेम को मैं लिख देता हूँ एक्सपायरेशन लिखने के बाद टाइप को देखो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे क्या लिखनी है, डेट। तो डेट लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा डेट करते ही मेरी यहाँ पर डेट आ जाएगी। वैसे ही अब मैं क्या करूँगा, अगली इन्फॉर्मेशन लिखूँगा। अगली इन्फॉर्मेशन है सीवीवी होता है पासवर्ड, जो सिक्योर रहना चाहिए, जो दिखना नहीं चाहिए। तो दोबारा से मैं पेस्ट करूँगा उसी चीज़ को जो मैंने कॉपी करी थी, और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा सीवीवी। आईडी में भी लिखूँगा सीवीवी और नेम में भी लिखूँगा सीवीवी। क्योंकि मुझे डाटाबेस में पता चलना चाहिए। आई नो मैंने बहुत बार ये चीज़ रिपीट कर दी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सीवीवी स्पेस दबा के कोलन दबा के सेव कर दूंगा एंड अपने डॉक्यूमेंट पर जाऊंगा। पेमेंट फॉर्म पर मैं ऑटोमेटिकली ही हूँ और सीवीवी को यहाँ पर अब लिख कर भी देख सकता हूँ मैं कुछ भी। अब यार मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, पासवर्ड, जो किसी को दिखे ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पासवर्ड। और उसके बाद जब मैं लिखूंगा तो देखो पासवर्ड के फॉर्म में आ रहा है। तो ठीक है, अब लास्ट रह गया अपना बटन के लिए मैं नीचे लिखूंगा बटन, और बटन की जगह में क्या लिखूंगा, कंटिन्यू टू चेकआउट, कंटिन्यू टू चेकआउट। और देखो मेरा काम हो चुका है, मेरा पेमेंट फॉर्म रेडी है। यही होता है लेआउट, ऐसे ही बनाते हैं HTML का लेआउट। आई होप अब तक हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बना चुके हैं और पेमेंट फॉर्म बना चुके हैं, और आपको समझ आ चुका है इतना तो कि कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाए आपको और कोई भी पेमेंट फॉर्म मिल जाए, अब आप उसको बना सकते हो। अब दूसरी बात, एक और बात बताता हूँ मैं हमने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था और पेमेंट फॉर्म बनाया था, एक काम करता हूँ, पेमेंट फॉर्म का काम हमारा खत्म हो चुका है, इसको बंद करता हूँ। इसको दोबारा से खोलता हूँ मैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को खोलने के लिए मैं लाइव आता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। और जो मेरा पेमेंट फॉर्म का काम था वो भी ख़त्म हो चुका है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये देखो, अब कभी कभी आपने क्या देखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म में, यहाँ पर ना इमेजेस होती है, जैसे नेम के आगे इमेजेस आ गई, ईमेल के आगे ईमेल की इमेज होती है, ये नहीं लिखा होता। कॉन्टैक्ट के आगे नंबर की एक इमेज होती है, वो नहीं लिखा होता। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इमेज एलिमेंट का यूज़ करके इमेज लगा सकते हो। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, इमेज एलिमेंट का यूज़ करके यहाँ पर इमेज लगा सकते हो, जो बहुत ईजी है और हम CSS में उसको करने भी वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था, कभी आपको ये मुश्किल लगे और आप अपने घर पे अगर ट्राई कर रहे हो ऐसी चीज़, तो आप इजीली कर सकते हो, एक बार ट्राई करना, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर अब हमारा पेमेंट फॉर्म भी खत्म होता है और मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर एक अपनी नई फाइल बना लूँगा, जो होगी मेरी लैंडिंग पेज .html। सबसे पहले मैं अपना HTML का स्ट्रक्चर लगा लूँगा। एंड गाइज, ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होगा इस वीडियो का, जिसमें हम अपने HTML का लेआउट अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेबसाइट के लेआउट को समझ लेते हैं। तो एक नीट एंड क्लीन कोड रखने के लिए अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ टैग्स जानने पड़ते हैं, जिसमें हम अपने कोड को रैप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊँ लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट और मैं यहाँ पर इमेजेस खोलूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली इमेज खोलता हूँ और इसको एक नए टैब में खोल देता हूँ। तो ये देखो, अब ये क्या दिख रहा है, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना, सबसे पहले हम एक लोगो रखेंगे। लोगो कुछ ऐसा होगा, उसके बाद हमारा एक नेविगेशन बार होगा। नेव बार में क्या आता है, नेव बार में हमारे ये सारी चीज़ें आती है, होम, फीचर, स्क्रीनशॉट, प्राइसिंग, टीम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें अपने नेव बार में आती है। इन्हें हम बोलते हैं नेव बार। ये पूरा जो बार है ये हमारा है नेव बार। तो हम इसके कोड को रैप करने के लिए, एक अच्छी नीट एंड क्लीन फॉर्म रखने के लिए हम नेव बार टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है हेडर की। हेडर बैनर, हेडर बैनर मतलब ये देखो, जब हम यहाँ पर वेबसाइट में सबसे ऊपर आए, ये जो हमें इमेज दिख रही है ना, इसे बोलते हैं हम बैनर इमेज। तो ये बैनर इमेज का कोड है हम हेडर में रखते हैं, हेडर टैग में रखते हैं। हेडर टैग रखने के बाद ये आ जाता है साइड बार। अब ये साइड बार क्या है, साइड बार समझाने के लिए मैं आपको एक यूट्यूब की वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूँगा। तो मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी खोल देता हूँ, ये तारक मेहता ही खोल देता हूँ और इसको स्टॉप करके देखो, ये जो साइड में हमें वीडियो शो हो रही है ना, इस टाइप के कोड को हम रखते हैं अपने साइड बार में। आई होप आपको साइड बार समझ आ गया।
ये यार कुछ ऐसा मतलब ये नहीं है कि हम साइड बार लिखेंगे तो वो साइड में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ये सिर्फ टैग्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा कोड जो है रैप हो जाए एक सही टैग में और हमें नीट एंड क्लीन दिखे। फॉर एग्जांपल हमें नैव बार चाहिए, या आपके कोड को आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना दी। अब वो क्लाइंट जब अगले बंदे के पास, जब किसी और के पास जाके उस वेबसाइट पे कोई काम करवाता है, तो थोड़ा नीट एंड क्लीननेस आती है आपके कोड में और उसको थोड़ी हेल्प मिलती है कि उसको पता चल जाता है हाँ भाई यहाँ पर अपना नैव बार है, ये अपना हेडर है। उसके बाद साइड बार मतलब साइड में जितना कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो असाइड टैग से वो पता लगा लेता है यहाँ पर लिखा हुआ है। डिजाइनिंग वगैरह जो भी मेहनत है वो सब आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बस ये बात होती है कि आपका कोड एक रैप हो जाता है और अच्छी फॉर्म में दिखता है। उसके बाद फुटर क्या होता है, जो अपना आपने कभी देखा होगा ना, किसी वेबसाइट पर जाते हो तो नीचे कॉपीराइट लिखा होता है, वही हमारा फुटर के अंदर आता है। और ये जो बॉडी एरिया, अब बॉडी एरिया के अंदर ना सेक्शन टैग का यूज होता है। सेक्शन टैग मतलब मान लो ये जो अपना अबाउट अस है ना, ये इतना अपना एक सेक्शन बना दिया इन्होंने और इस सेक्शन के अंदर अबाउट वाला पोर्शन डाल दिया। उसके बाद मेरा सेक्शन टैग बंद हो जाएगा। उसके बाद मेरा दूसरा सेक्शन टैग आएगा जिसमें मेरी ये इमेज आएगी और ये कंटेंट आएगा। उसके बाद मेरा तीसरा सेक्शन टैग आएगा जिसके अंदर ये शोकेस आएगा। आई होप अब आपको वेबसाइट का लेआउट समझ आ चुका है। अगर आपको नहीं आया तो अब आ जाएगा। अब हम देखते हैं। अब देखो, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के अंदर क्या दिक्कत है कि इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस है जो मैंने टेम्पलेट लिया है, तो इसको मैं इतना सब नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, ये जो ब्लॉग वाला सेक्शन है ना, यहाँ इसके बाद मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा यहाँ से। अब मान लेते हैं कि यहीं से हमारी वेबसाइट शुरू होती है और यहाँ से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा इतना सेक्शन। अब यार मैं आपको पूरा भी बना के दिखा सकता था, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे बहुत सारी बैकग्राउंड इमेजेस भी है, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस भी है, तो मुझे वो इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद बैकग्राउंड इमेजेस CSS में जाकर लगेगी। इसलिए मैं भी आपको वेबसाइट का लेआउट बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ तक बना के दिखाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको लेफ्ट में स्नैप कर दूंगा। क्या हुआ, ये जो वेबसाइट है ना, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ये क्या होती है, फ़ोन के मुताबिक हैंडल होती रहती है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी। यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, हम इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हैमबर्गर आ गया, और हैमबर्गर आ गया तो ये सारी चीज़ें है CSS की, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसलिए मैं अब इसको स्नैप लेफ्ट और राइट नहीं कर सकता, मुझे आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ये। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, सबसे पहले हमारा काम है कि हमें अपना नैव बार बनाना है। तो नैव बार बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना VS कोड खोलूँगा। तो मैंने आपको बोला था ना, नैव बार का कोड हम किस में रैप करेंगे, नैव टैग के अंदर। अब यहाँ से क्या होगा, हमको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो अपना नैव बार का होगा। अब मुझे क्या क्या डालना है, एक अपना लोगो होगा, लोगो अपनी एक इमेज होगी, IMG टैग का यूज़ करके इसमें लोगो डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लो मुझे क्या करना है, होम वगैरह लिखना है, तो मैंने LI टैग ले लिया। अब LI टैग क्यों लिया, H टैग क्यों नहीं लिया, P टैग क्यों नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि H टैग हेडिंग के लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ टैग पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। LI के अंदर हम ये होम वगैरह लिख के CSS से इसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे होम फीचर स्क्रीनशॉट, होम आएगा, सबसे पहले पे आएगा होम, उसके बाद आएगा फीचर, उसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के बाद मैं अगर आऊँ तो लिख रखा है प्राइसिंग टीम ब्लॉग, प्राइसिंग टीम। और अगर मैं LI को दोबारा से लिखूँ यहाँ पर एक इंडेंट देने के साथ, तो यहाँ पर आएगा अपना ब्लॉग। अभी हम कौन से सेक्शन को लिख रहे हैं, ब्लॉग के लैंडिंग पेज के अंदर हम अभी ब्लॉग सेक्शन को लिख रहे हैं। ब्लॉग के बाद अपना कॉन्टैक्ट अस, तो ब्लॉग के बाद मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट अस और मैं यहाँ पे 2 LI लगा देता हूँ। यह है अपना कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट अस के बाद जो है अपना है डाउनलोड बटन। तो डाउनलोड बटन के लिए मैं इसी LI के अंदर लिखूँगा बटन और यहाँ पर लिखूँगा डाउनलोड। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने लाइव सर्वर पर खोलूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कैसा दिख रहा है। तो देखो, ये अपना होम फीचर स्क्रीनशॉट। अभी मुझे पता है ये कहीं से नैव बार नहीं लग रहा, आई नो, बट आपको लेआउट बनाना है और लेआउट बनाना सीखना है। आई नो आप इस वीडियो के बाद लेआउट बनाना तो सीख जाओगे। तो यहाँ पर मेरा इसका लेआउट बन चुका है। अब मैंने इमेज तो कुछ डाली नहीं, एक काम करता हूँ, मैं अपने YouTube चैनल का ही लोगो अपने इस फोल्डर में कॉपी करता हूँ। तो गाइज मैंने अपना YouTube चैनल का लोगो इस फोल्डर में कॉपी कर दिया है, ये रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज के अंदर लेके आता हूँ डॉट स्लैश से लोगो। आई होप आपको डॉट स्लैश का पता होगा।
तो मैं देखो यहाँ पर आया तो ये जो मेरा लोगो है बहुत बड़ा हो चुका है। अब मुझे अगर इसको छोटा करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विड्थ का यूज़ करूँगा। विड्थ का यूज़ करके मैं इसको 10% जैसे ही करूँगा ना, ये हाइट में भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा लोगो लग चुका है, होम फीचर प्राइसिंग स्क्रीनशॉट ये सब आ चुका है। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पर आऊँ तो मेरे को क्या लगाना है, अब मुझे लगानी है अपनी हेडिंग आवर लेटेस्ट ब्लॉग की। VS कोड पर आऊँगा। अब देखो मेरा यहाँ पर नैव बार ख़त्म हो चुका है। नैव बार ख़त्म होने के बाद हेडर, हेडर कब यूज़ करते हैं, हेडर टैग यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर बैनर। तो बैनर लगाने के लिए हेडर टैग का यूज़ करते हैं। तो ये मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पे हेडर टैग नहीं लगा रहा। मुझे क्या लगाना है, सेक्शन टैग का, कि मेरा ब्लॉग का सेक्शन है। तो ब्लॉग के सेक्शन के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेक्शन टैग का यूज़ करूँगा। इसको मैं क्लास दे दूँगा ब्लॉग की। डॉट ब्लॉग से आप क्लास दे सकते हैं, हैशटैग ब्लॉग से आप आईडी दे सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा CSS में, क्योंकि क्लास आईडी का भी कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे इस सेक्शन के अंदर, इस ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर सबसे पहला काम क्या है, मुझे आवर ब्लॉग देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, VS कोड पर आऊँगा और यहाँ पर दूंगा मैं H1 टैग और यहाँ पर लिख दूंगा आवर ब्लॉग। आवर ब्लॉग के बाद मुझे ये लाइन देनी है। अब यार इस लाइन को मैं HR से भी दे सकता हूँ, या मेरे पास कोई ट्रांसपेरेंट इमेज पड़ी हो तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैं यहाँ पे HR टैग का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी वेबसाइट पे लाइन आ जाएगी। अब इस लाइन को मैं CSS से बाद में बना सकता हूँ। और यार ये जो HR टैग है ना, इसका मैं यूज़ बताऊँगा CSS में, इतने तगड़े लेवल पे बताऊँगा, वो ज़रूर देखना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट पर आऊँगा। अब देखो यहाँ पर ना मेरे 3 डब्बे बन रहे हैं। अब वो डब्बे कैसे लगाऊँ यार, मैं, मुझे 3 इमेज लगानी है और मेरे 3 डब्बे लग रहे हैं। तो डब्बे लगाने के लिए सबसे पहली बात देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 टैग 1 2 3 4 5 6, ये 6 टैग एक टैग के अंदर सीमित है। मतलब इनका पूरे का एक ग्रुप बना है और वो एक डब्बे में डाला गया है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा div टैग का। HR टैग के बाद मैं यूज़ करूँगा div टैग का, div। और div टैग के अंदर मैं क्या डालूंगा, इनकी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या आएगी मेरी, IMG। सोर्स के अंदर मान लो मैं अपना लोगो ही लगा रहा हूँ, लोगो लगा दिया। और जो अपनी विड्थ है वो मैंने कर दी 10%। देखो मेरे डॉक्यूमेंट में ये मेरा लोगो लग चुका है। अभी ये डब्बे की तरह नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे CSS से स्टाइलिंग करनी पड़ेगी div के अंदर। तो मैं सिंपल कर रहा हूँ काम को। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे पैराग्राफ लगाना है जिसमें जॉन कमेंट्स और 21 फरवरी 2018 लिखा होगा। तो मैं एक पैराग्राफ लगाता हूँ और उसके साथ साथ 2 पैराग्राफ और लगाता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा जॉन कमेंट्स और 21 फरवरी 2018। अब देखो मेरा एक डब्बा रेडी है। उसके बाद मेरा ये पैराग्राफ था लोरेम इप्सम डॉट स्ट्रीट, इसको यहाँ से कॉपी करके मैं P करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। और साथ ही साथ मैं एक और पैराग्राफ लगाऊंगा। अब ये देखो ये जो पैराग्राफ था ना, ये थोड़ा हेडिंग की फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो मैं इसको H3 दे सकता था P की जगह। तो मैंने यहाँ पे H3 दे दिया। उसके बाद मैं गया, ये भी मुझे पैराग्राफ लग रहा है, तो मैं यहाँ पे Ctrl+C मारूँगा और मैं यहाँ पे Ctrl+V मारूँगा। तो ये देखो अब मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट पर आऊँगा तो ये देखो ये मेरा अब एक डब्बा बन चुका है। जब मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा CSS से तो ये बिल्कुल इसकी तरह दिखेगा। वैसे ही मैं 2 डब्बे और बना सकता हूँ। मुझे बस क्या करना है, इसको ऐसे के ऐसे कॉपी करना है, नीचे पेस्ट करना है और नीचे पेस्ट करना है। अब ये मेरे 3 डब्बे बन चुके हैं। अब ये जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए सारे डब्बे अपनी पूरी स्पेस ले रहे हैं विड्थ के अंदर, इसलिए मुझे ऐसा शो नहीं हो रहा कि ये डब्बे है। ठीक है, अब यार मैं ये क्या करता हूँ, अपने लोगों को ना यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो ना सारा कुछ ऐसा शो हो रहा है अजीब सा। तो ये लोगो हटा दिया, ये भी लोगो हटा दिया और ये भी लोगो हटा दिया। तो ये मेरे डब्बे बन चुके हैं। और इमेज को लाने के लिए मैं यहाँ पे इमेज लिख देता हूँ, इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3। तो देखो हमारा नैव बार रेडी है।
अपने आवर ब्लॉग्स का सेक्शन रेडी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अब मैं आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बता चुका हूँ कैसे बनाना है। ये एंटर यूर नेम का डेमो टेक्स्ट इसके अंदर कैसे डालना है, प्लेस होल्डर से तो आप डाल सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब एड्रेस, ये वाली चीज़ हम लोकेशन वाली बना सकते हैं। अब हम देखो क्या करेंगे, सेक्शन के बाद यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन डॉट लोकेशन, मतलब मैंने लोकेशन क्लास दे दी ना इसको, यहाँ से मुझे पता चलना चाहिए ये मेरी सेक्शन लोकेशन क्लास की है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, जाऊँगा, मुझे एड्रेस दिख रहा है तो मैं H4 में एड्रेस दे दूँगा। वो जब मैं अपने ब्राउज़र पर जाऊँगा और अपनी वेबसाइट को देखूँगा तो ठीक है, मेरा एड्रेस तो बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जाऊँगा अपनी वेबसाइट पर और देखूँगा क्या मुझे देना है। एक तो मुझे पैराग्राफ देना है, तो मैंने VS कोड पर गया और मैंने पैराग्राफ दे दिया 20 वर्ड्स का, लोरेम 20। अब असल में उसने भी लोरेम 20 ही यूज़ कर रखा है, तो ठीक है। अब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के लिए यहाँ पर आ सकता हूँ, नहीं तो यार मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 P टैग यूज़ कर दिए मान लो, और मैंने यहाँ पे 2 को नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर भी मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे मैं लोकेशन भी बना सकता हूँ। और उसके बाद अगर मैं उस वेबसाइट पर जाऊँ तो यहाँ से मैं ईमेल भी दे सकता हूँ P टैग का यूज़ करके। तो VS कोड पर जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, एक ईमेल दे सकता हूँ। ईमेल देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, email@gmail.com, और वैसे ही यहाँ पर P टैग website.com, यहाँ पे मैंने वेबसाइट का एड्रेस भी दे दिया। तो ये देखो ऐसे बनता है HTML का लेआउट। तो हमारा ये सारा काम हो चुका है। ये चीज़ हम इनपुट एलिमेंट से डाल सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, अब सेक्शन के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसी के अंदर डालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इनपुट एलिमेंट डालना है, इनपुट ईमेल, ये मेरा इनपुट बन चुका है ईमेल का, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेबल टैग का यूज़ करूँगा और आईडी दूंगा ईमेल। यहाँ पर मुझे लेबल टैग का असल में यूज़ नहीं करना, क्योंकि उस वेबसाइट के अंदर ईमेल नहीं लिखा हुआ। नेम भी मैं ईमेल दे सकता हूँ और आईडी को भी मैं ईमेल दे सकता हूँ। अब वहाँ पर क्या है, उसके साथ में ही बटन लगा हुआ है। अब आप जब यहाँ पे बटन का यूज़ करोगे और यहाँ पे लिखोगे सब्सक्राइब, तो देखो इसके अंदर ऐसे था और मेरे में भी ऐसे आ चुका है। हाँ वो अलग बात है, डिज़ाइनिंग से बिल्कुल ऐसा बन सकता है। ये चीज़ें आप इमेज से डायरेक्टली लगा सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद ये जो चीज़ है ना कॉपीराइट वाली, ये आप फुटर के अंदर डाल सकते हो। मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे के ऐसे कॉपी करूँगा, अपने VS कोड पर जाऊँगा, फुटर टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ पर P टैग का यूज़ करके इसको कॉपी कर दूँगा। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँ तो ये देखो कॉपीराइट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब उस वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले यार मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, ये टाइटल ना अजीब सा लग रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, वेबसाइट मेड बाय गौरव, और बहुत ही घटिया वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर हमने सिर्फ लेआउट बनाया है। तो ठीक है, ये अपना लेआउट बन चुका है। नैव बार के बाद मैं एक और सेक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं डालता हूँ आवर वीडियोस। आवर वीडियोस की मैंने एक क्लास बना ली, अब जिसके अंदर मैं आवर वीडियोस डालने वाला हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगा, यूट्यूब पर जाऊँगा और अपनी वीडियोस ही खोलूँगा और अपने चैनल पर आ जाऊँगा, और जो मेरी HTML इन 1 वीडियो है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इसका लिंक लेकर इसका मैं लिंक ले लूँगा और अब मैं आ जाऊँगा अपने VS कोड पर और यहाँ पर ऐसे के ऐसे आई फ्रेम टैग को कॉपी कर दूँगा। जब मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँगा तो देखो ये मेरी वीडियो लग चुकी है आवर वीडियो वाले सेक्शन में, लेकिन मुझे दिखना भी तो चाहिए ना आवर वीडियो है। तो मैं यहाँ पे H1 टैग का यूज़ करूँगा, आवर वीडियोस, और आवर वीडियोस का यूज़ करके मैं यहाँ पर मेरी वीडियो लग चुकी है। लेकिन मैं जब इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करूँ तो मेरी एक और वीडियो लग जाएगी साथ ही साथ। अब ये क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है तो साथ में ही लग जाएगी इसके, ये देखो ये साथ में लग चुकी है। वैसे ही मैं इसको दोबारा से भी कॉपी पेस्ट करके अपना वीडियो सेक्शन को बढ़ा सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बारे में भी बता सकता हूँ
ऊपर से मैं इसमें इंस्टा की आईडी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसी वीडियो टैग के अंदर बोलना चाहता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, मैं इसमें क्या करूँगा, इसको मैं दे दूँगा H1 टैग और यहाँ पर लिख दूँगा फॉलो अस। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ए टैग बनाऊँगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख दूँगा और href के अंदर मैं अपना इंस्टाग्राम का जो मेरे अकाउंट का URL होगा वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो मैं जाऊँगा इंस्टा पर, तो ये जो मेरा URL होगा ना, मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको हटाऊँगा और अपने गूगल क्रोम पे आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो जैसे ही कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा वो मेरे इंस्टाग्राम पर हो जाएगा रीडायरेक्ट। वैसे ही अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको अलग टैब में खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक अलग टैब में खुलेगा। तो गाइज़ ये था कुछ वेबसाइट का लेआउट बनाना और कॉन्टैक्ट फॉर्म, पेमेंट फॉर्म का लेआउट बनाना। तो आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा कि किसी वेबसाइट को देखकर हमें लेआउट कैसे बनाना है। वो क्या लग रहा है, वो पैराग्राफ लग रहा है, H1 लग रहा है, हमें इमेज कैसे डालनी है, हमें वीडियो कैसे डालनी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूँगा। अब मान लो मैं यूँ चाहता हूँ कि मेरी इमेज पर ही क्लिक करके कोई बंदा आगे रीडायरेक्ट होए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे ए टैग का यूज़ करूँगा। ए टैग का यूज़ करने के बाद मैं IMG टैग का यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं डालूँगा अपना लोगो और यहाँ पर मैं अपना वही URL डालूँगा। तो जैसे ही अब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा ना, ये देखो ये लास्ट वीडियो पर रिडायरेक्ट हो गया। तो ऐसे हम इमेज में भी लिंक डाल सकते हैं और ऐसे ही हम किसी चीज़ में भी लिंक डाल सकते हैं। ये जो आप देखते हो ना वेबसाइट के ऊपर, जैसे हम इस इंस्टाग्राम पे नीचे देखो, यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो कोई बंदा इस पर क्लिक करता है तो आगे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाता है। ये चीज़ ऐसे ही होती है। तो अब ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो मैंने आपको नहीं बताई हो। तो आप वेबसाइट को देखकर लेआउट अब आसानी से बना सकते हो। जैसे ये H1 है, डिज़ाइनिंग की अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ अभी लेआउट बनाना है। आई होप आपको इस वीडियो में अब तक सब कुछ समझ आया है। वैसे ही आपको मैं एक और टैग बताऊं, मान लो आपको अपनी वेबसाइट पर ऑडियो डालनी है, तो ऑडियो कैसे डाल सकते हो, आप ऑडियो टैग का यूज़ करके यहाँ पर आप अपनी ऑडियो का एड्रेस डाल सकते हो और आपकी ऑडियो आपकी वेबसाइट पर चलने लग जाएगी। आप इसको ट्राई करना और अगर ना होए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको अगली वीडियो में इस चीज़ को करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।